सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। देव हैकल तैयारा तेज रफ्तारी से फिजा में तैर रहा था। खूबसूरत लिबास में मलबूस, खूबसूरत और मुतनासिबुल एज़ा एयर होस्टेस इधर से उधर आ जा रही थी, मुसाफिरों के इशारे की मुंतजिर, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तैयार। उनके होठों पर मुस्कुराहटें चिपकी हुई थी, कारोबारी मुस्कुराहटें, लेकिन हकीकत से करीब, क्योंकि ये अब उनकी आदत बन चुकी थी। जहां कोई मुसाफिर उनकी तरफ देखता, ये उसके सामने झुक जाती। मुझे लंबे कद दुबले बदन की वो होस्टेस बहुत पसंद आई थी, जिसके सुर्ख सफेद गालों में नन्हे नन्हे गड़े थे। ये गड़े उसकी मुस्कुराहट को और दिलकश बनाते। उसकी आंखें किसी हद तक छोटी थी, लेकिन बेपनाह कशिश की हामिल, स्याह और चमकदार। तीसरी बार जब मैंने उसे मुखातिब किया तो मेरा ख्याल था कि उसके होठों की मुस्कुराहट सिमट जाएगी। मुमकिन है वो पूरी तवज्जो से मेरी तरफ ना आए। उसकी वजह यह थी कि 2 बार भी मैंने उसे बस यूं ही मुखातिब किया था, किसी ऐसी जरूरत का इजहार नहीं किया जो वाकई जरूरत होती। साफ जाहिर था कि मैं बस उसका कुर्ब हासिल करने के लिए उसे बुलाता हूं। मैंने फिर उसे इशारा करने के बाद उसका चेहरा देखा, लेकिन होस्टेस की मुस्कुराहट में कोई तब्दीली नहीं थी। वो मेरे नजदीक आई और झुक गई, बल्कि इस बार कुछ ज्यादा ही झुक गई, इतनी कि उसके खूबसूरत बालों की भीनी भीनी खुशबू मेरे नथनों में दाखिल हो गई। यस प्लीज, वो दिलकश आवाज में बोली। एक जरूरी बात मालूम करनी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जी फरमाइए। आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हैं? वो मुस्कुराते हुए बोली। क्यों? मैंने कहा, इसकी खुशबू बहुत हसीन है। शुक्रिया, होस्टेस ने हल्की सी गर्दन झुकाते हुए कहा। वैसे इस बार भी पहली बार की तरह मुझे आपसे कोई काम नहीं। होस्टेस फराख दिली से बोली। जी कोई बात नहीं। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? होस्टेस, मेरे बराबर बैठे आदमी ने बात काट कर कहा। यस सर, होस्टेस जल्दी से बोली। मैं पानी पीना चाहता हूँ, बूढ़ा आदमी जो मेरे साथ बैठा हुआ था बोला, और होस्टेस गर्दन खम करके चली गई। मैंने कहर आलूद निगाहों से बूढ़े को देखा। दूसरी बार भी जब मैंने होस्टेस को बुलाकर उससे बात की तो उसने मुदाखलत की थी। करी है शक्ल बूढ़ा मुझे देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया और मुझे उससे खार चढ़ गई। इसका मतलब यह है कि बूढ़े ने जानबूझकर मुदाखलत की है। ठीक है बड़े मियाँ, तुम मुझसे वाकिफ नहीं हो, मैंने दिल में सोचा, और फिर मैं बूढ़े की खबर लेने के लिए तैयार हो गया। मैंने बड़े इखलाक से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और वो भी मुस्कुरा दिया। कितनी अजीब बात है जनाब, हम लोग 1 घंटा से हम सफर हैं, लेकिन हमारे दरमियान अभी तक तारफ नहीं हुआ। हाँ मेरे बच्चे, तुम उस होस्टेस में इतने मसरूफ थे कि शायद मुझे देख भी नहीं सके। बड़े मियाँ ने चोट की। आपकी उम्र क्या है मोहतरम? मैंने बड़े प्यार से पूछा। क्यों? बस बताइए तो। तकरीबन 65 साल। कमाल है बुजुर्गवार, आपकी उम्र 65 साल है और अभी तक आप जिंदा हैं। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? होस्टेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं तुम्हारी तरह फजूल इंसान नहीं हूं, तुम क्यों इस बेचारी को बार बार तंग कर रहे हो? बड़े मियाँ ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा नाम शाहरुख है, मैंने कहा। होगा भाई, मुझे क्या, बूढ़े आदमी ने कहा। इतनी देर में होस्टेस पानी ले आई। उसने गिलास बड़े मियाँ को पेश कर दिया और बड़े मियाँ ख्वामख्वाह पानी पीने लगे। सुना तुमने इनकी उम्र 65 साल है, मैंने एयर होस्टेस से कहा। ओह अच्छा, फिर तुमसे मतलब? बड़े मियाँ गिलास परे करते हुए झिल्लाए हुए अंदाज में बोले। माफ कीजिएगा मोहतरम, मैं ऐसे ही कह रहा था। मैं जाऊं जनाब? होस्टेस ने पूछा। थैंक यू होस्टेस, मैंने कहा और होस्टेस चली गई। आपने अपना नाम नहीं बताया, मैंने फिर बूढ़े को छेड़ा। आदिल अख्तर, बूढ़े ने बेजारी से कहा। बड़े शर्म की बात है, मैंने मुंह बनाया। क्या मतलब है भाई तुम्हारा? बूढ़े मियाँ उछल पड़े। फजूल नाम, आदिल और फिर अख्तर, दोनों में क्या मुमासलत थी? फजूल बकवास से परहेज करो साहबजादे, बड़े मियाँ भिन्ना कर बोले। इंतहाई जाहिल लोग थे जिन्होंने आपका ये नाम रखा। बूढ़े आदमी गुर्राए और कहने लगे, मैं कहता हूँ बकवास बंद करो, और मैं खामोश हो गया। एकदम गर्म कर देना मुनासिब नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता काम करना ठीक था। मैं कई मिनट तक खामोश रहा और बड़े मियाँ रह रहकर मुझे घूरते रहे। जब उन्हें इत्मीनान हो गया अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो उन्होंने रुख बदल लिया। क्या नाम बताया था आपने मोहतरम? मैंने फिर पूछा। बड़े मियाँ फिर बोले, तुम खामोश नहीं रहोगे? जी बड़े मियाँ, मैंने नाम पूछा है आपसे, मैं तुम जैसे लफंगों से बात करना नहीं चाहता। देखिए मोहतरम, हम सफर हैं, ये तवील सफर खामोशी से कैसे कटेगा? कहने लगे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, सिर्फ नाम बता दें। शायद क्या बताया था आपने? हाँ, अख्तर आदिल या फिर आदिल अख्तर। वैसे क्या फर्क पड़ता है,
चाहे आदिल अख्तर हो या अख्तर आदिल, इंतहाई जलील नाम है। अबे तू चुप नहीं रहेगा? बड़े मियाँ अपनी सीट पर उछलते हुए बोले। हाँ किबला, आराम से तशरीफ रखिए। जहाज के दूसरे मुसाफिर आपके बारे में क्या सोचेंगे? इसके बाद मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना सुनूं। बड़े मियाँ गुस्से से बोले। खुदा के वास्ते सिर्फ एक और बात बता दे, मैंने कहा, और बड़े मियाँ फिर तीखी निगाहों से मुझे देखने लगे। आपकी उम्र बकौल आपके 65 साल है। अब आप दुनिया को माफ क्यों नहीं कर देते? क्या मतलब है तुम्हारा? बड़े मियाँ फूले हुए सांस के साथ बोले। देखिए ना, दुनिया कितने संगीन मसाइल से गुजर रही है। ग़िज़ा का मसला, दवाओं का मसला और दूसरे मसाइल। आपने 65 साल तक इस दुनिया का खून चूसा है। अब आपको चाहिए कि आप रज़ाकाराना तौर पर मर जाएं, ताकि वो आसाइशें जिन पर आप मुसल्लत हैं किसी और नौजवान के हिस्से में आ जाएं। अबे मैं क्या किसी से भीख मांगता हूँ? बड़े मियाँ गुर्रा कर बोले। सवाल भीख का नहीं बड़े मियाँ, आखिर कब तक आपका बोझ बर्दाश्त किया जाएगा? मेरा बस चले तो आपको उठाकर हवाई जहाज से नीचे फेंक दूं। तेरी ऐसी की तैसी। बड़े मियाँ बिलाखिर सीट से खड़े हो गए। दूसरे लम्हे मैं भी सहमे हुए अंदाज में सीट से कूदकर एक तरफ हट गया। बड़े मियाँ फिर मेरी तरफ बढ़े और जहाज में बैठे हुए मुसाफिर बौखलाकर हमारी तरफ देखने लगे। होस्टस, होस्टस, इन्हें देखो, न जाने बैठे बैठे क्या हो गया है। मैं चीखने लगा। क्या हो गया? दूसरे मुसाफिर भी बोल उठे। मेरे ख्याल में ये बुजुर्ग का दिमाग ठीक नहीं। पहले खामोश बैठे थे, फिर मुझे गालियां देने लगे और आखिर में हाथापाई पर उतर आए। पागल, किसी सीट से एक औरत की आवाज उभरी। हाँ, ये 100% पागल आदमी है, खौफनाक जहनी मरीज, इनसे खतरा है। मैंने लोगों की हाँ में हाँ मिलाई। पागल के बच्चे। बड़े मियाँ ने आगे बढ़कर मेरी गर्दन दबोचने की कोशिश की, लेकिन कई दूसरे मुसाफिरों ने पीछे से उन्हें दबोच लिया। अमले के कुछ अफराद उनकी मदद को आए। बड़े मियाँ चीखते रहे, लेकिन सब लोग उन्हें पकड़कर स्मोकिंग रूम में ले गए और जहनी मरीज समझकर बंद कर दिया गया। तब मैंने अपनी सीट पर बैठकर सुकून का सांस लिया। अब मैं आराम से एयर होस्टेस के साथ इश्क लड़ा सकता था, जो खुद भी मेरी तरफ माइल थी। चंद मिनट के बाद मैंने उसे फिर इशारा किया और होस्टेस मुस्कुराती हुई मेरी जानिब आ गई। क्या ख्याल है, अब हम सुकून से गुफ्तगू करेंगे? मैंने होस्टेस से कहा और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं जनाब, वो मुस्कुराकर मुझे देखते हुए बोली। तो तुम भी नसीहतें करने लग गई? मैंने होंठ सिकोड़ लिए। ओ नहीं, ये बात नहीं। आपने उन मोहतरम को पागल साबित करने के लिए कौन सा गुर इस्तेमाल किया? होस्टेस प्लीज, मैंने तुम्हारा नाम पूछा था, मैं उकताए हुए अंदाज में बोला। मेरा नाम आसमा नाज है, उसने जवाब दिया। खूबसूरत नाम है। एक्सक्यूज मी, अभी हाजिर हुई। होस्टेस को किसी दूसरे मुसाफिर ने इशारा किया था। मैंने गर्दन हिलाई और वो आगे बढ़ गई। तब मैं एक तवील सांस लेकर अपनी कुर्सी की पुश से सर टेक कर आंखें मूंद ली। होस्टेस मेरे लिए बड़ी हैसियत नहीं रखती थी। इस जैसी बेशुमार लड़कियां मेरी दोस्त रह चुकी थी। पेशा ही ऐसा था। जिंदगी में खाने और ऐश करने के अलावा कौन से काम थे? रकम खत्म हो जाती तो कोई ऊंचा हाथ मार लेता। दौलत जमा करने का शौक नहीं था। हाँ, जरूरत पूरी करने के लिए जिस कदर दरकार होती उसका हासिल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। घूमने फिरने का मुझे बेइंतहा शौक था, इसीलिए देश देश बारह मारा फिरता रहता। और हम जैसे लोगों का कारोबार दुनिया के कौन से मुल्क में नहीं होता। बड़े बड़े नकब जनों का ख्याल था कि तिजोरियां तोड़ने में मेरा सानी पूरे रुए जमीन पर कोई नहीं होगा। निशानाबाजी में यकता था। लोगों को कत्ल करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। भला जिंदगियां लेने से क्या फायदा? खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। होस्टेस दूसरे मुसाफिर के नजदीक थी कि अचानक जहाज को शदीद झटका लगा। झटका इतना शदीद और अचानक था कि बहुत से लोग सीटों से गिर पड़े। मेरी पसंदीदा होस्टेस ने दोहरी कलाबाजियां खाईं। मैं खुद भी गिरने से खुद को नहीं बचा सका। पूरे जहाज में सहमी सहमी आवाजें उभरी। दूसरा और तीसरा झटका लगा और अब तो मुसाफिर बाकायदा चीखने लगे। तब पायलट रूम से आवाज उभरी, होशियार, जहाज के सारे इंजन सीज हो गए हैं। मुसाफिर बेल्ट बांध लें। औरतों को जिंदगी से ज्यादा ही कुछ प्यार होता है, इसलिए चीखने वालों में उनकी आवाजें नुमायां थी। लेकिन मर्द भी थे जो शायद चीखने में औरतों से बाकायदा मुकाबला कर रहे थे। बदहवास लोगों की बिगड़ी हुई शक्लें देखकर मुझे हंसी आने लगी और अचानक मुझे स्मोकिंग रूम में बंद बूढ़े का ख्याल आया। गैर इंसानी बात थी, मेरी वजह से वो बेचारा बूढ़ा स्मोकिंग रूम में बंद था। उसी वक्त जहाज के सारे मुसाफिर उल्टी सीधी हरकतों में मसरूफ थे। मैं अपनी सीट से उठा। पायलट जहाज को संभालने की इंतहाई कोशिशें कर रहे थे, लेकिन जहाज अब साफ नीचे गिरता महसूस हो रहा था। पायलट की कोशिश से उसे मुसलसल झटके लग रहे थे। मैं सीटें पकड़ता खुद को गिरने से रोकता हुआ स्मोकिंग रूम में पहुंच गया।
दरवाजा खोला। मोहतरम अख्तर आदिल या आदिल अख्तर एक दीवार के सहारे सर के बल खड़े थे। फिर एक झटके ने उन्हें सीधा किया। उनकी पेशानी से काफी खून बह रहा था। मैंने उनकी कमर में हाथ डालकर उन्हें संभाला और फिर इत्मीनान से उनके ऊपर ढेर हो गया। झटका ही बड़ा शदीद था। अबे यहाँ भी आ गया तू, बड़े मियाँ चिल्लाए, लेकिन उनकी बात का जवाब देने के बजाय मेरी तवज्जो माइक पर गूंजने वाली आवाज पर हो गई। पायलट ने घबराए हुए लहजे में ऐलान कर दिया, जहाज को संभालने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। हम इस वक्त अफ्रीका के घने जंगलात पर प्रवास कर रहे हैं। अपने तौर पर होशियार रहें। अब इसके अलावा कोई तरकीब नहीं रह गई कि जहाज को किसी हमवार जगह तलाश करके उतारने की कोशिश की जाए। इस कोशिश में नुकसान भी हो सकता है। और कान फाड़ देने वाली चीखों से पूरा माहौल गूंजने लगा। लोग जब्त का दामन छोड़ चुके थे। सब के सब पागलों की तरह चीख रहे थे। मैंने बड़े मियाँ को बाहर धक्का दिया और खुद भी बाहर निकल आया। जिंदगी को बार बार खतरात से दो चार होना पड़ा था। मौत दर्जनों बार नजदीक आकर निकल गई थी। इसलिए मौत को खौफ से मेरी वो हालत तो नहीं हुई जो जहाज में बैठे दूसरे लोगों की थी, लेकिन बहरहाल जिंदगी को इस तरह जाया करना मुझे पसंद नहीं था। मैंने भी इनफरादी तौर पर अपनी हिफाजत के बारे में सोचा, मगर इस खतरनाक हादसे से जिंदगी बचाना काफी मुश्किल था। यहाँ बिल्कुल बेदस्तोपा की कैफियत थी। जहाज अब बेजान पत्थर की तरह नीचे गिर रहा था और पायलट उसे संभालने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ थे। जमीन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन ये लम्हात जिस कदर रूह फरसा थे, आज भी उन्हें सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पायलट ने आखिरी वक्त तक अपने फराइज अंजाम देने की कोशिश की। उसने पहिए खोले, जहाज का रुख संभाला और बिलाशुबा अगर जहाज मुंह के बल जमीन से टकराता तो शायद एक भी मुसाफिर जिंदा न बचता, लेकिन वो सीधा ही नीचे आ रहा था। खौफनाक धमाके हुए और सारे मुसाफिर उलट पलट हो गए। मैं भी गो मजबूती से एक सीट पकड़े था, लेकिन कहाँ की सीट, कैसी सीट न जाने कहाँ चली गई। मैं उछलकर किसी चीज से टकराया और मेरा जहन तारीकी में डूब गया। सारे हंगामे गुम हो गए। गो जिंदगी बेहद नापायदार है। सड़क पर चलते हुए लोग गिरते और मर जाते हैं। होटलों में बैठे गुफ्तगू करते अचानक साथ छोड़ देते हैं, और जब मौत नहीं आती तो पहाड़ गिर जाए तो लोग बच जाते हैं। जहाज का खौफनाक हादसा हुआ था। बचने वाले किस तरह बचे अभी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं जिंदा था। सोच सकता था, सुन सकता था और बोल सकता था। ये कम हैरत की बात थी क्या? बहरहाल मैंने इर्द गिर्द माहौल को देखा। जहाज काफी फासले पर पड़ा था, गोया मैं जहाज से बाहर था। लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। जहाज बुरी तरह तबाह हो गया था, लेकिन उसके बावजूद लोग जिंदा थे, न जाने कैसे। मैंने उठने की कोशिश की और इसमें कामयाब हो गया। कोई खास तौर से मेरी जानिब मुतवज्जो नहीं हुआ। सबके चेहरे परेशानी के मजर थे। जिंदगियां बच गई थीं, लेकिन अब आइंदा का खौफ। पूरी तरह हवास बहाल होने में ज्यादा देर नहीं लगी, और जब हवास बहाल हो गए तो सर पर एक गिरफ्त का एहसास हुआ। टिटोल कर देखा तो पट्टी बंधी थी। पट्टी के एहसास के साथ सर में दुखन का एहसास भी हुआ। गोया बाकायदा टूट फूट हुई है, और शायद बेहोश होने की वजह भी यही थी। बहरहाल तकलीफ ऐसी न थी जिसका कोई खास एहसास होता। चुनाचे मैं इसी तरह लापरवाह पड़ा रहा। अब मेरे दिल में तजस्सुस बेदार हो गया कि सारे जहाज के बारे में मुकम्मल तहकीकात करूं। सबसे पहले मैंने जहाज के ढांचे के करीब पहुंचने का फैसला किया। अभी मैं उससे काफी दूर था कि एक नौजवान मेरे पास पहुंच गया। अगर आप ठीक हो जनाब तो बराहे करम दूसरों की मदद करें, उसने कहा। हाँ, मुझे बताओ क्या करना है। कहने लगा, अभी कुछ लोग जहाज में फंसे हैं, उन्हें निकालना है। जहाज गर्क हो रहा है। अगर कामयाब ना हुए तो कुछ लोग दलदल में गर्क हो जाएंगे। दलदल? मैंने ताज्जुब से पूछा। बराए करम जल्दी करें, उसने कहा, और मैं उसके साथ जहाज की तरफ दौड़ पड़ा। सूरत हाल की मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं रही। एक मखसूस जगह पहुंचकर वजाहत हो गई जहां बहुत से लोग मसरूफ थे। जहाज के बच जाने की वजह यह थी कि वो दलदल में गिरा था। काफी नरम दलदल थी, इतनी भी नरम नहीं कि कोई चीज इसमें गिरते ही दफन हो जाए। इस दलदल की वजह से जहाज को शदीद नुकसान भी नहीं पहुंचा था, लेकिन बहरहाल झटका तो लगा था, जिससे अंदर की दुनिया उथल पथल हो गई। ताहम मुसाफिरों को शदीद चोटें लगी और ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग वैसे भी महफूज थे। उस वक्त सबके दिल इंसानी हमदर्दी से चूर थे और सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। दलदल इस कदर नरम जरूर थी कि उस पर चलना नामुमकिन था। हाँ, ये शुक्र की जरूर बात थी कि जहाज दलदल के बिल्कुल किनारे पर आकर गिरा था। बड़ी अनोखी बात थी। दिलचस्पी की मजर, यानी अगर जहाज दलदल के दरमियान में गिरा होता तो किसी एक मुसाफिर का भी जिंदा बचना नामुमकिन था। दलदल काफी वसी थी। दलदल से थोड़ा सा हटकर जहाज जमीन पर गिरा होता तो उसके परखचे उड़ जाते।
ऐसा लगता जैसे जहाज का गिरना मुसल्लम और उसका बचना भी कुदरत खुदाबंदी का मजर था। यानी वो इस तरह गिरा कि जिनकी जिंदगी मकसूद थी बचा ली गई। जमीनी लोगों ने बड़े बड़े कपड़े जहाज के दरवाजे से किनारे तक बिछाए थे और उन पर घुटनों के बल चल चलकर किनारे तक पहुंच रहे थे। इंतहाई तेजी से काम हो रहा था क्योंकि अब जहाज का दरवाजा आधे के करीब दलदल में धंस चुका था। मैंने भी ज्यादा गौर नहीं किया और दूसरे लोगों की मानिंद मोटे कपड़ों पर कलाबाजियां खाता हुआ जहाज के दरवाजे पर पहुंच गया और फिर यूं जहाज में दाखिल हो गया। अंदर काफी बर्बादी फैली थी। सीटें एक दूसरे में गड़बड़ हो गईं। बहुत से लोग सीटों के दरमियान अपना सामान तलाश कर रहे थे। एक गिरोह सिर्फ सामान ढूंढने पर लगा था, लेकिन मेरे नजदीक इंसानी जिंदगी की अहमियत ज्यादा थी। मुझे जूं ही एक सीट के नीचे 2 टांगें नजर आई, मैंने उन्हें निकालने की जद्दोजहद शुरू कर दी। कामयाबी दुश्वार नहीं हुई, लेकिन खूब किस्मत देखिए कि ये वही बड़े मियाँ थे, यानी दुश्मन जां। मुझे हंसी आ गई। बहरहाल मैं उन्हें कमर पर लाद कर बाहर निकल आया और फिर दूसरों की तरकीब पर अमल करते हुए मैंने उन्हें किनारे पर पहुंचा दिया और वापस चल पड़ा। दूसरी बार की कोशिश में एक नौजवान लड़की हाथ लगी और मैंने उसे भी निकाल लाया। तीसरी बार नहीं गया। कोई भी उस जहाज की तरफ जाने की जुर्रत नहीं कर सकता था क्योंकि जहाज के दरवाजे की जगह अब सिर्फ एक सुराख रह गया। बाकी जहाज दलदल में गर्क हो चुका था। लोग किनारे पर खड़े चीख रहे थे और अंदर रह जाने वालों से जो रजाकाना काम कर रहे थे जल्द अज जल्द बाहर आ जाने के लिए कह रहे थे और उन्हें वार्निंग दे रहे थे कि जहाज डूब रहा है। और बहुत से लोग सुराख से बाहर रेंग आए। बस इसके बाद एक भयानक मंजर सामने आया। दरवाजे का आखिरी सुराख बंद हो गया। जिस सुराख का आखिरी हिस्सा दलदल में बैठ रहा था, कुछ हाथ बाहर निकले और किसी गैर मरी शय को पकड़ने की जद्दोजहद करते हुए दलदल में बैठ गए। बड़ा रूह फरसा मंजर था। मैं भी बहरहाल इंसान हूँ, मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। अब जहाज की छत की सफेदी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था और फिर थोड़ी देर के बाद ये सफेदी भी स्याह दलदल में गरूब हो गई। जहाज गर्क हो चुका था। कोशिश खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ ये अंदाजा लगाना था कि कौन बच गया, किसकी मौत उसे इन मैदानों में लाई थी। मैंने इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह डाली। जख्मी अपने जख्मों को भूले हुए दूसरों की देखभाल में मसरूफ थे। इंसान बहरहाल किसी न किसी वक्त सारी रियाकारियों से अलग होकर सिर्फ इंसान बन जाता है। माहौल के खिलाफ इसकी शख्सियत पर चढ़कर इसकी शक्लें तब्दील कर देते हैं। लेकिन कभी कभी जब इन गलाफों से इंसान झांकता है तो दुनिया बड़ी अच्छी लगती है। उस वक़्त फरेब की कोई भयानक शक्ल निगाहों के सामने नहीं थी। जज्बे थे जो एक दूसरे पर लुटाए जा रहे थे। न जाने मुझे ये माहौल क्यों इतना पसंद आया और अचानक मेरे जहन में खूबसूरत होस्टेस उभर आई और मैं चौंक पड़ा। क्या वो भी जहाज के साथ दलदल में गर्क हो गई? मेरी निगाहें उसे चारों तरफ तलाश करने लगी। जिंदा बच जाने वालों में औरतें भी थीं जिन्हें एक सिमत इकट्ठा कर दिया गया। कुछ मखसूस किस्म के लोगों ने बच जाने वाले मुसाफिरों की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली थी। उन्होंने औरतों के लिए अलग बंदोबस्त किया। बहरहाल उस तरफ जाने की ममानियत नहीं थी। मैं उस तरफ चल पड़ा। सारी शक्लें तकरीबन जानी पहचानी थी। इन्हें जहाज में देख चुका था, लेकिन मेरी निगाहें उस एयर होस्टेस को तलाश कर रही थी और लोगों की खिदमतगार। उस वक्त खुद खिदमतगार को तलब थी एक खिदमत करने वाले की। वो मुझे नजर आ गई। एक तरफ खून में नहाई हुई। मैं बेसाख्ता उसकी तरफ दौड़ा। मिस्टर प्लीज, क्या आप फारिग हैं? एक बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा। जी फरमाइए। उन्हीं खातून की बात कर रहा हूँ। उनके चेहरे का खून साफ करके बैंडेज कर दें। हमारे पास बैंडेज का सामान मौजूद है। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं तैयार हो गया। थैंक यू, बूढ़े ने कहा और बैंडेज का कुछ सामान मेरी तरफ बढ़ा दिया। क्या आप इनका जख्म देख चुके हैं? मैंने पूछा। हाँ, पेशानी की खाल फट गई है, बाएं रुखसार पर जख्म आया है, सर की पुश्त जख्मी हो गई, बाकी जिस्म महफूज है। मैं पानी से होस्टेस का चेहरा साफ करने लगा। वो बेहोश थी। मेरा ख्याल है तुम लोग ये काम बखूबी कर लोगे। बूढ़े ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। जी हाँ, बेफिक्र रहिए। वैसे क्या आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, बूढ़े ने जवाब दिया। तैयारा जिस वक्त जमीन तक पहुंचा, जमीन से टकराया और जिंदगियां बाकी रहने का इम्कान नजर आया तो मैंने पहले अपने आप को देखा। मैं जिंदा था, जख्मी भी नहीं हुआ था। लोग अपने सामान की तलाश में सरगर्दा थे, लेकिन एक डॉक्टर को किस चीज की जरूरत है इसे मैं बखूबी जानता था। मैंने जहाज के दरवाजे से बाहर आने से कबल जो चीज तलाश की वो फर्स्ट एड का जरूरी सामान था, और यही सामान एक डॉक्टर की सबसे पहली जरूरत होता है। यकीनन डॉक्टर, बहुत अच्छा। मैंने उनकी बात सुनकर गर्दन हिलाई। कहने लगे, मेरा नाम जोसेफ है। ओके, अब मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ। जरूर जी। मैंने होस्टेज का सर अपने जानों पर रखा और उसके चेहरे को साफ करता रहा। फिर मैंने उसके सारे जिस्म पर दवाई लगाई और बैंडेज कर दी। औरत कुछ भी हो, कहीं भी हो,
कुछ भी बन जाए, मासूम होती है। एयर होस्टेस जहाज में थी तो बेहद स्मार्ट नजर आती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी जिंदगी वो किसी शख्स को खुद पर हावी नहीं होने देगी। लेकिन अब वो बेहोश थी तो सारे जहान की मासूमियत उसके चेहरे पर आ चुकी थी। मैं उसे गौर से देखता रहा। वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी होश में आने के आसार नहीं थे। मैं उसे मजीद आराम से लिटाकर आगे बढ़ गया। दूसरे लोग भी इमदाद के मोहताज थे। बहरहाल बच जाने वालों की तादाद काफी थी। मैंने कुर्बो जवार में निगाह दौड़ाई और तब पहली बार मैंने इस माहौल के बारे में सोचा। छोटा सा चट्टानी मैदान था। मैदान के इंतहाई सिरे पर दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। जिस तरफ दलदल थी उस तरफ भी एक छोटा सा मैदान दरख्तों की हदूद तक गया। पूरा मैदान खाली था। मुमकिन है दरख्तों से पहले कुछ सख्त जमीन हो, वरना दलदल में तनावर दरख्त नहीं खड़े रह सकते। इस वीराने में जिंदा बच जाने वाले कहाँ जाएंगे? अभी सब अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हैं, जख्मों से चूर, सिर्फ जख्मों के बारे में सोच रहे हैं। जब इनकी तकलीफ कम हो गई तब वो इस जबरदस्त मुसीबत के बारे में सोचेंगे जो अभी आने वाली है। और जाने दिल के किस गोशे से मुसरत की एक लहर उभरी। मैं फितरतन एडवेंचर पसंद हूँ, और दूसरी बात है कि मैं तफरीहात शहरों तक महदूद हैं। वीराना गर्दी से कबल ऐसा इत्तफाक नहीं हुआ, ना ही ज़हन में इसके बारे में कोई ख्याल था। लेकिन अब वीराने खुद मुझ तक चले आए थे, तो इनकी दिलकशी से महजूज ना होना भी कुफराने नेमत था। और फिर खास तौर पर ऐसी शक्ल में जब कुछ हसीन चेहरे भी साथ हों। औरत की दिलकशी से मुनकिरों की तादाद अव्वल तो ना होने के बराबर है। जो हैं इन पर कम से कम मैं तो यकीन नहीं कर सकता। वीराना हो या आबादी, समंदर हो या खुश्क जमीन, तन्हा इंसानों के बल्कि मर्दों के एक गिरोह को छोड़ दिया जाए तो उनकी जिंदगी चंद ही दिनों में ग्रां बन जाएगी। लेकिन अगर उनके साथ औरत की चाशनी शामिल हो तो वीराने भी गुलजार नजर आते हैं। औरत सारी कायनात पर मुसल्लत, हर वजूद पर हावी है। बहरहाल आगे देखना है कि जिंदगी कौन सा रुख इख्तियार करती है। मेरा क्या होगा? किसी तवील मैदान में खड़े हुए दरख्त की मानंद था, ना किसी के दिल का दर्दमा। जिंदगी सांसों की जंजीर। इस पूरे गिरोह का सबसे ज्यादा बेफिक्र, सबसे ज्यादा आजाद इंसान। ख्यालों की जंजीरें काफी लंबी थी, लेकिन पीछे से आने वाली एक आवाज ने सिलसिला तोड़ दिया। सुनो! और मैं चौंक कर पलटा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरे पीछे वही बूढ़ा आदिल अख्तर खड़ा था। जी फरमाइए, मैंने कहा। जरा गड़बड़ हो गई। बड़े मियाँ बुखलाए हुए अंदाज में बोले। क्या हुआ? मैंने हैरत से पूछा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? आदिल अख्तर भिन्ना कर बोले। हो सकता है। तुम मुझे ख्वामख्वाह गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों करते हो? गलतफहमी है मोहतरम, मुझे क्या जरूरत है? मैंने शाने उचकाते हुए कहा। जहाज तबाह हो गया, न जाने कितने अफराद मर गए, और तुम तअज्जुब से पूछ रहे हो कि क्या हो गया। तो इसमें गड़बड़ की क्या बात है बुजुर्गवार? अरे तुम्हारा सत्यानाश, क्या इसी जंगल में सड़ोगे? बड़े मियाँ दांत पीस कर बोले। जनाब, आपकी उम्र 65 साल है, जबकि यहाँ 20 से 30 साल तक के बहुत से लोग मौजूद हैं। आखिर आप जिंदगी से क्यों चिमटे रहना चाहते हैं? तुम खुद मर जाओ। बड़े मियाँ वापस मुड़ गए। मैंने एक गहरी सांस ली और टहलता हुआ आगे बढ़ गया। आजादी थी, बज़ाहिर कोई काम नहीं था। जिस तरह बाकी लोग जिंदगी गुजारेंगे मैं भी गुजार लूंगा। इनकी जद्दोजहद में भी शरीक हो जाऊंगा। अपने तौर पर सोचने की मुझे क्या जरूरत पड़ी थी? सारे जख्मियों की मरहम पट्टियां हो चुकी थी। हिम्मत वाले लोग एक जगह जमा होकर हालात पर तबसरा कर रहे थे। तीनों पायलट मर चुके थे। मरने वालों की फहरिस्त बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सब एक दूसरे से नाशना थे। तकरीबन सारा सामान जहाज के साथ दलदल में गर्क हो चुका था। मैं भी उनके साथ जा खड़ा हुआ। एक ज़हीन सूरत दरमियानी उम्र का शख्स कह रहा था, इस मुसीबत में हमें चाहिए कि खुद को एक ही खानदान का एक फर्द समझें, मिलजुल कर एक दूसरे की इमदाद से जिंदा रहें और यहाँ से निकलने की तदबीर सोचें। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें एक दूसरे से तारुफ होना चाहिए। इस तरह हमें एक दूसरे का प्रोफेशन भी मालूम हो जाएगा और हम सोचेंगे कि कौन आदमी किस काम आ सकता है। बिल्कुल मुनासिब ख्याल है। यहाँ इस वीराने में हम सब एक जान हैं। हम सब को एक दूसरे से तवज्जो की जरूरत है। हम में से कोई खुदगर्ज बनकर नहीं सोचेगा। मेरे ख्याल में सब के प्रोफेशन मालूम करने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें कौन कौन से लोगों की जरूरत है। ये भी ठीक है, तो पहले हम एक दूसरों के नाम से वाकिफ हो जाएं। शाहरुख, मैंने अपनी बारी आने पर कहा और थोड़ी देर बाद सारे लोग एक दूसरे से तारुफ हासिल कर चुके थे। अब सबसे पहले डॉक्टरों का तयन हो जाए। हम में से डॉक्टर कितने हैं? जहाज के मुसाफिरों में 5 डॉक्टर थे। बहुत मुनासिब तादाद है। गो हमारे पास दवाएं नहीं, लेकिन बहरहाल किसी आफत पर आपके बेहतरीन मशवरे करामत साबित हो सकते हैं। क्या हम में से कोई जुग्राफिया दान है? मैं।
एक अल्बर्टो नामी आदमी ने कहा। मैं कुछ जानता हूँ। तो मिस्टर अल्बर्टो, क्या आप इससे कबल अफ्रीका का सफ़र कर चुके हैं? हाँ, मैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों में आ चुका हूँ। तो खूब, क्या आप यहाँ से आबाद इलाकों की तरफ हमारा रुख करवा सकते हैं? इस तरह नहीं। हाँ, एक सिमत इख्तियार करके चल पड़ें, फिर मैं रास्तों को देखकर उनके बारे में बता सकता हूँ। चलें, ठीक है, फिर तो आप बड़े कीमती आदमी हैं। आपकी रहनुमाई की अशद ज़रूरत हो गई। और इसी तरह दूसरे लोगों के बारे में मालूमात हासिल हो गई। फिर एक शख्स को शिकार की तलाश पर लगाया गया। उसके सुपुर्द ग़िज़ा की फराहमी थी और इसी टोली में मैं भी शामिल था। जहाज से थोड़ा बहुत सामान बचा कर लाया गया था, जो इस वक्त खाने के लिए सब में तकसीम हो गया और फिर सब आराम करने लेट गए। मैंने होस्टेस की तरफ रुख किया। वो अब होश में थी। मुझे देखकर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। हेलो मिस, बदकिस्मती से मुझे अभी तक आपका नाम याद नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। गनीमत है आप इस माहौल में भी मुस्कुरा लेते हैं, वो कहने लगी। माहौल की तब्दीलियां तो जिंदगी के साथ है मिस, मैंने मुस्कुराना ही हमेशा सीखा है, वो कहने लगी। बड़ी शानदार बात है। अफसोस अमले के सारे लोग मारे गए। मैंने कहा, हाँ मुझे भी अफसोस है। अब क्या होगा? वो पूछने लगी। वही जो जिंदगी की जरूरत है, फर्क सिर्फ हमारे सोचने का है। हमने चंद हालात का तयन कर लिया है। अगर हम शहर में रहते हैं, आरामदेह मकानात है, तो हम समझते हैं कि हम महफूज हैं। हमारे जिंदगी की जमानत है, हालांकि बड़ी अहमकाना बात है। जलजला भी आ सकता है, मकान गिर सकता है, सड़क पर हादसा हो सकता है, किसी तरह भी हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है। गोया जिंदगी को खतरा हर तरफ मौजूद है। मेरे अपने ख्याल में यही कैफियत यहाँ भी है। हम वीराने में हैं, जिंदा भी रह सकते हैं और मर भी सकते हैं। इन दो बातों के अलावा तो और कोई खास बात नहीं। वो कहने लगी, मेरे खुदा, आपकी बातें कितना हौसला देती हैं। वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन मिस, मेरी आप हौसला शिकनी कर रही हैं। वो कहने लगी, मैं समझी नहीं। मैंने कहा, मैं अभी तक आपके नाम से नावाकिफ हूँ। अच्छा, तो यहाँ भी आपको बकवास करने की फुर्सत मिल गई। अचानक पीछे से उसी बूढ़े की आवाज़ सुनाई दी। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है खातून, मैंने कहा। एयर होस्टेस मुस्कुराकर कहने लगी, किस बात का? इस हादसे में ये बुजुर्ग न जाने किस तरह खुशकिस्मती से बच गए। अगर इनकी जगह किसी नौजवान की जिंदगी बच जाती तो कितना अच्छा होता। नौजवानों की इजारादारी क्यों? तुम नौजवानों ने तहजीब की जो मिट्टी पलीद की है, उसे बस क्या किया जाए। लानत है तुम पर, बड़े मियाँ कहने लगे। आपके सर में तकलीफ है तो फिर तुम्हें क्या? डॉक्टर ने आपको बोलने से मना किया है बुजुर्गवार। डॉक्टर की ऐसी की तैसी। तो फिर आप बोलेंगे जरूर। कौन रोकेगा मुझे? बड़े मियाँ सीने पर हाथ मारते हुए बोले। बेहतर है बोलते रहिए, मैं जिद होकर बोला और फिर हॉस्टेस की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा, हाँ खातून, आखिरी बार मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ। एयर हॉस्टेस हंसकर कहने लगी, आखिरी बार क्यों? खुदा हाफिज, मैंने चिल्लाए हुए अंदाज में कहा और उठ खड़ा हुआ। लेकिन हॉस्टेस ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, अरे अरे, आप तो बुरा मान गए। हाँ जाने दो जी, इन लोगों को मुंह लगाना ज्यादा अच्छा नहीं। आज नाम पूछेंगे, कल इश्क का इजहार करने लगेंगे। इस नई नस्ल को काम क्या आता है? बड़े मियाँ बीच में उचक कर बोले। अरे बूढ़े बुजुर्गवार, अपनी जहरीली छांव समेट कर यहाँ से दफा हो जा, वरना ऐसा ना हो कि तारीकी में मैं तुझे उड़ाकर दलदल में फेंक दूं और तुझसे निजात हासिल कर लूं। मैंने कहा, देख लिया, ये है तहजीब लड़की, तुम गवाह रहना। इस नौजवान ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अगर मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो बराए करम इसकी नर्चेंदही कर देना। मेरा कातिल इस शख्स के अलावा और कोई नहीं हो सकता। बूढ़ा पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। एयर होस्टेस कहने लगी, मेरा नाम आसमा नाज है। बहुत अच्छा नाम है जी। और फिर काफी देर हम बातें करते रहे और फिर मैं वहां से उठ गया। फिर नींद आने लगी और खुद को माहौल के रहमो करम पर छोड़कर सो गए। दूसरी सुबह सब उदास थे, उन्हें बेसरो सामानी का एहसास हो रहा था। अब यहाँ इस खौफनाक दलदल के किनारे किसी किस्म का इंतजार हिमाकत थी। कर्नल फ्रेडरिक ने कहा कि हम सफर शुरू करें और इस दौरान सफरी जरूरियात पूरी की जाएं, और सफर के लिए दलदल के इस तरफ के घने जंगलात का रुख किया जा सकता है। दूसरी तरफ की जाने की सोचना ही हिमाकत थी। जो कुछ मिल सका इसे एहतियार के तौर पर नौजवानों के सुपुर्द किया गया। औरतों को काफले के दरमियान ले लिया गया और मर्द आगे पीछे हो गए। यूं हमने जंगलात का रुख किया और जंगलात में दाखिल हो गए। औरतें बहुत खौफजदा थी, जख्मी भी थी, इसलिए उन्हें सफर में मुश्किल पेश आ रही थी। चलना ही था और हम रात चलते रहे। इस दौरान सारे काम बखूबी अंजाम देते रहे। शिकार बहुत आसान साबित हुआ। कई जानवर खुद हमारे सामने शिकार होने आ गए और हमने उन्हें घेर कर मार लिया। इन छोटे जंगलात में शिकार की क्या कमी थी?
फिर रात हो गई और आराम के लिए एक जगह का इंतखाब कर लिया गया। जंगल में सबसे ज्यादा खतरा दरिंदों का था, इसलिए आग रोशन कर ली गई। इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं थी। मीरे कारवां अल्बर्टो था। जाहिर है इतनी जल्दी वो बेचारा कोई भी राय नहीं दे सकता था। अजीब समा था, सबके दिलों में खौफ था, लेकिन इस नागहानी आफत से बचना उनके बस में नहीं था। हिम्मत से काम लेना था, ना करते तो और क्या करते। रात फिर आसमां के कुर्ब में गुजारी, वो भी मुझसे मानूस हो गई। खुशबख्ती से उस वक़्त आदिल अख्तर साहब भी हमें तलाश न कर सके, और उस रात आसमां ने मुझसे काफ़ी बातें की। वो मुझसे मुतासिर मालूम होती थी, लेकिन तीसरी रात इस कदर पुरसुकून नहीं थी। उसकी वजह अख्तर आदिल साहब थे। उन्होंने दिन में हमें ताक लिया और रात को हमारे सरों पर बराजमान हो गए। आखिर ये सफ़र कब तक जारी रहेगा? वो अजीब से अंदाज में बोले। जब तक आप जिंदा हैं जनाब। मैंने कहा, क्या मतलब? नहुसत भी एक चीज़ होती है किबला। तो गोया मैं मनहूस हूँ। आप शक्ल से ही मनहूस लगते हैं बुजुर्गवार। अबे तो खुद अपनी शक्ल देख। मैं कहता हूँ बदतमीजी न कर, वरना अभी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है मैं तेरी जुबान बंद कर सकता हूँ। अरे अरे ये बुरी बात है आदिल साहब, आसमा ने मुदाखलत की। फिर आदिल साहब मैं कहता हूँ मेरा नाम अख्तर आदिल है। वैसे तुम इसे नहीं देख रही, मेरे ऊपर चोटें कर रहा है। बड़े मियाँ आंखें निकाल कर बोले। आप आराम करें आदिल अख्तर साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आसमा ने कहा, मैं जानता हूँ तुम लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हो। बड़े मियाँ गर्दन हिलाते हुए बोले, वही इश्क व मोहब्बत, वही छिछोरापन। मैंने पूछा, बड़े मियाँ क्या आपने कभी इश्क किया है? सड़कों पर नहीं किया भैया, गलियों में नहीं। तुम लोगों ने तो माशरे का सत्यानाश करके रख दिया है। बहरहाल क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप पोशीदा तौर पर गुल खिलाते थे और हम खुद सबके सामने ये काम करते हैं। बड़े मियाँ कहने लगे, इसीलिए तो मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। मिस आसमा, क्या आप इनसे मुत्तफिक हैं? मैंने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आसमा ने हंसते हुए जवाब दिया। हाँ, मुत्तफिक क्यों होंगी मोहतरम आदिल साहब, मैं आसमा से इश्क करता हूँ, आपको क्या एतराज़ है? वो बेबस है, यहाँ तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते। बड़े मियाँ बोले। क्या आप बेबस हैं आसमा साहिबा? हरगिज़ नहीं। आसमा खुद भी मेरे साथ शरीक हो गई। क्या आप इन बूढ़े लोगों की मुसल्लत की हुई इखलाकी कदरों की मुखालिफ हैं? वो कहने लगी, यकीनन ये बेमकसद हैं। तो फिर आइए हम इन कदरों के मुंह पर तमाचा रसीद करें, मैंने कहा, और आसमा को मजीद अपने करीब कर लिया। आसमा ने इतराज़ किया, लेकिन बड़े मियाँ लाहौल वाला कुव्वत पढ़ते हुए वहाँ से उठ गए और फिर हमसे काफ़ी दूर चले गए। माफ़ कीजिए मिस आसमा, मुझे यकीन था कि इस तरह उनसे निजात हासिल हो सकती है। आसमा के होंठों पर शर्मिंदी मुस्कुराहट थी। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात के बाद उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसके अंदाज में एक नुमायां तब्दीली थी। अब वो मेरा पहले से ज़्यादा ख्याल रखती, मेरे ज़्यादा करीब रहती, और मैंने अंदाज़ा लगाया कि जहनी तौर पर उसने मुझे कबूल कर लिया था। रह गए आदिल अख्तर, तो वो अपनी आदत से बाज आने वाले कहाँ थे। जब भी मौका मिलता हमें बोर करने बैठ जाते। अल्बर्टो अब किस कदर पुरुमीद था। उसने कहा कि हम बहरहाल अफ्रीका के बैरूनी रुख की तरफ जा रहे हैं। ये अंदाज़ा उसने रास्ते से नहीं लगाया, बल्कि मौसमी असरात से उसने ये नज़रिया कायम किया था। बहरहाल उम्मीद अफजा बात थी। अभी तक लोगों में बेहतरीन ताउन चल रहा था। हालांकि सफ़र करने वाले लोगों में चंद सरकश लोग भी थे, जिनमें जैक काबिल जिक्र था, एक नौजवान और कवि हैकल आदमी। औरतों के लिए तो वो ख़ास तौर पर तकलीफ दे था। कई बार मुख्तलिफ लड़कियों के करीब जाने की कोशिश करता, लेकिन बहरहाल हद से गुजरी हुई कोई बात उसने नहीं की। लड़कियों की शिकायत पर सब ने उसे समझाया तो वो मान गया, और फिर सफ़र का 11वां दिन शुरू हुआ। लड़कियां सफ़र करते करते थक गईं। अब वो अक्सर रोती हुई नजर आती। उस रोज़ एक हादसा हो गया। एक उधेड़ उम्र औरत ने दम तोड़ दिया। सब लोग अफसुर्दा थे। उस वक़्त हम एक मैदानी इलाके से गुजर रहे थे जो खुश्क और बंजर मैदान था। जगह जगह पहाड़ियाँ उभरी हुई थी। औरत को वहीं दफन कर दिया गया और हमने उसी मैदान में क़याम किया। रात बड़ी खामोश थी। आसमा मेरे नज़दीक बैठी थी, गर्दन झुकाए हुए। काफ़ी देर के बाद उसने ज़ुबान खोली और बोली, शाहरुख। मैंने कहा, जी। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम सही सलामत अपनी दुनिया तक पहुंच पाएंगे? हाँ, यकीनन। क्या आप पूरे एतमाद से कहते हो? जी हाँ, लेकिन मुझे इसके आसार नज़र नहीं आ रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखें। मैं तुम्हारी अजमत का इतराफ़ करती हूँ शाहरुख। मैं समझा नहीं। वो कहने लगी, कौन है जिसके चेहरे पर फिक्र के आसार नहीं सिवाय तुम्हारे? यकीन करो तुम इन सब में अलग हो। मैंने अक्सर तुम्हारा चेहरा देखा है। तुम इस पूरे माहौल से लापरवाह हो, जैसे ये सब सफ़र कर रहे हो और तुम कोई फिल्म देख रहे हो।
मैं जिंदगी से हारने वालों में नहीं मिस आसमा। मैं जानता हूँ सांस की इंतहा है, किसी भी वक्त हो जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ता है। सांस जारी रहे तो मंजिल का वजूद भी है। तुम्हारी बातें बहुत हौसला देती हैं। क्या तुम शादीशुदा हो शाहरुख? उन्होंने पूछा। नहीं। अच्छा, क्या तुम रईस या अमीर हो? अरे नहीं। तो फिर आपका जरिया आमदन क्या है? वो पूछने लगी। बस क्या बताऊं, नकब जनी कर लेता हूं, तिजोरियां तोड़ लेता हूं। बहुत दौलत की जरूरत होती है तो दौलत हासिल कर लेता हूं, लेकिन मैं बिला वजह दौलत के पीछे नहीं भागता। वो हैरत ज़दा होकर पूछने लगी, क्या वाकई? मुझे तो यकीन नहीं। मेरे ख्याल में तुम ऐसे इंसान नहीं। मेरे सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है मिस आसमा। मैं सब कुछ करता हूँ, इसके बावजूद खुद को बुरा आदमी नहीं समझता। मैं उन बुरे लोगों के बारे में सोचता हूँ जो यही सब कुछ करते हैं जो मैं करता हूँ। वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं और बड़े आदमी कहलाते हैं। सिर्फ काम करने का अंदाज मुख्तलिफ है, वरना काम उनका भी यही है। फिर मैं ज़रा छोटे पैमाने पर यह काम कर लेता हूँ तो क्या बुरा है। और आसमा मेरी बात पर लाजवाब हो गई। काफ़ी देर तक वो खामोश रही, फिर उसने मुझे मुखातिब किया। शाहरुख, जी हाँ, अगर हम महज़ब दुनिया तक पहुँच गए तो फिर भी तुम यही काम करोगे? जाहिर है आसमा जी, ये मेरा पेशा है। शाहरुख, अगर मैं तुम्हें मना करूँ तो? फिर हाँ, मैं सोच सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने का अहद कर लूँ और हम दोनों एक हो जाएं, तो फिर? उसके कहने पर मैं उसके मुंह की तरफ देखने लगा। मुझे सोचना पड़ेगा मिस आसमा। अच्छा। मेरी बात सुनकर वो उदास सी हो गई। मैं दरअसल अपने जज्बात का इम्तिहान ले रही थी। उसने कहा, मैं सचमुच तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ शाहरुख। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीने की आरजू रखती हूँ। मैंने तुम्हारी निगाहों में अपनी हैसियत मालूम करना चाही थी। आसमा, तुम्हारी मोहब्बत से मैं इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं शाहरुख। उसने ठंडी सांस भरी और उस दिन के बाद से वो उदास रहने लगी। उसकी आंखों के चिराग बुझ गए और मुझे इस बात का अफसोस था। मैं खुद कश्मकश में था, उससे वादा कैसे करता। तब सफ़र का 16वां दिन शुरू हो गया। अल्बर्टो अब पुरुमीद था, जबकि दूसरे लोग सब मायूस थे। सबके चेहरों पर बेजारी थी। स्याह रंग के पहाड़ों का एक वसी इलाका था। जगह जगह गार नजर आ रहे थे। शिकार का गोश्त पानी वाफर मिकदार में मौजूद था, इसलिए तय किया गया कि यहाँ कुछ रोज क़याम किया जाए ताकि मुसलसल सफ़र की थकन दूर करके ताज़ा दम हो जाए। लिहाजा किसी ने इख्तलाफ नहीं किया और शाम को प्रोफेसर टेंस ने नौजवानों को जमा करके एक खौफनाक इंकशाफ किया। मैंने जिस गार में क़याम किया वहाँ एक अजीम खजाना मौजूद है, जेवरात, जवाहरात और सोने के बक्सों पर मुश्तमिल। चूँकि हमारी हैसियत इस वक्त एक ख़ानदान की सी है, इसलिए मैंने ईमानदारी से सबको बताया है। हम खजाना आपस में बांट लेंगे और अगर जिंदा बच गए तो। और मैंने सोच लिया अब इस गिरोह में फूट पड़ जाएगी। सब ने खजाना देखा और फिर मेरी पेशगोई गलत कैसे साबित हो सकती थी। जो कुछ होना था वो सामने हो गया। तीसरे दिन ही नतीजा आ गया। खजाना जमा कर लिया गया और उसे बांट भी दिया गया। सब ने अपने अपने हिस्से पास रख लिए, लेकिन बहुत सी आंखों में अजीब से तासुरात थे और इनमें जैक पेश था। नौजवानों के आपस में एक दूसरे के साथ बातें। जैक लुइस ने 12 नौजवानों को अपने साथ शामिल कर लिया और बिल आखिर तीसरी रात उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। तारीख रात में जैक ने और उसके साथियों ने सारे खुद साख्ता हथियार लोगों से चुरा लिए और दूसरी सुबह जब सब जागे तो जैक और उसके साथियों ने सबको एक जमा किया। सुनो, इन वीरानों में जहां हम जिंदगी और मौत का यकीन नहीं कर सकते, मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग वक्त से पहले मर जाएं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक तजवीज़ रखना चाहता हूँ। क्या बात है जैक, तुम क्या तजवीज़ रखना चाहते हो? एक आदमी ने पूछा। जैक कहने लगा, इस खजाने पर हमारा हक है। दुनिया की तारीख भरी पड़ी है इन वाक़यात से कि ताकतवर को हमेशा अफजलियत हासिल रही है। मैं और मेरे साथी तुम सबको मौत की नींद सुला सकते हैं। इसलिए अगर ज़िंदगी चाहते हो तो अपने हिस्से के ख़जाने से दस्तबरदार हो जाओ। ख़जाना एक जगह जमा करो और यहाँ से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे। लेकिन जैक, ये नाइंसाफ़ी है, कुछ लोगों ने कहा। वो कहने लगा, कुछ भी हो बोलो, क्या तुम तैयार हो? हरगिज़ नहीं, एक आदमी ने कहा। तो फिर सुनो, जो लोग यहाँ मुझ से तावन पर आमादा होंगे वो अपना हिस्सा एक जगह रख कर यहाँ से दूर चले जाएं। बाकी लोगों को हम देख लेंगे। नहीं, हमारे हथियार वापस करो, फिर फैसला हो जाएगा। मैंने इन हथियारों को हासिल करने के लिए रात भर मेहनत की है, जैक ने कहा। हम इतने बुज़दिल नहीं जैक, दूसरे आदमी ने आस्तीने चढ़ाते हुए कहा।
क्या तुम में से कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं? जैक ने खूनख्वार निगाहों से सब लोगों को देखा, लेकिन मैंने देखा कि कोई भी खजाना छोड़ने को तैयार नहीं था। तब मैंने मुस्कुराते हुए आसमा को मुखातिब किया, क्या ख्याल है? वो कहने लगी, मुझे खजाना नहीं चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड। फिर मैंने बूढ़े आदिल अख्तर को मुखातिब करते हुए कहा, आपका क्या ख्याल है जनाब? उसकी ऐसी की तैसी, मेरी हड्डियों में अभी इतनी कुव्वत है। मैंने कहा, गोया आप इस काबिल नहीं हैं, लेकिन मोहब्बत का एक ही मशवरा दूंगा आपको बुजुर्गवार, कि खजाने से दस्तबरदार हो जाएं। वो कहने लगे, ये ज्यादती है। मैंने कहा, इसे कबूल करो, मेरा यही मशवरा है। और फिर मैं तीसरे शख्स की तरफ बढ़ गया जिसका नाम अल्बर्टो था। मिस्टर अल्बर्टो, आपका क्या ख्याल है? उसने कहा, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हम खजाने से दस्तबरदार हो जाएं और इसके बाद यहाँ रुके नहीं, बल्कि इसके बाद तमाशा देखें। शायद तुम ठीक कहते हो। अल्बर्टो ने भी मेरी बात से इत्तफाक किया। फिर हम सब ने अपने अपने हिस्से का खजाना वहां जमीन पर ढेर कर दिया। जैक ने हमारे इस बात की तारीफ की। फिर उसने कहा, ज़हीन लोगों, तुमने जहानत का सबूत दिया है, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद तुम्हारा और हमारा रास्ते अलग अलग हैं। इतने दूर चले जाओ कि हमें तुम्हारे बारे में कोई शक न रहे। इसके बाद जो लोग रह जाएं उनको मैं 15 मिनट का टाइम देता हूं, वो फैसला कर लें। जो लोग खजाना छोड़ने के हक में नहीं थे उन्होंने हमें बुरा भला कहा। मैंने अल्बर्टो और आदिल अख्तर को इशारा किया और फिर हम वहां से रवाना हो गए। आसमा मेरे साथ थी। हमने एक लंबा रास्ता इख्तियार किया और काफी दूर निकल आए। फिर मैं रुक गया। आदिल ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, आप रुकेंगे नहीं, तमाशा नहीं देखेंगे? हम एक पहाड़ी पर चढ़ गए और फिर उसी वक्त हमें शोर की आवाजें सुनाई दी। पहाड़ों की बुलंदियों से हमने देखा कि एक मैदान गर्म था। जैक और उसके साथियों ने हमला कर दिया और निहत्थे लोग उनके सामने लड़ रहे थे। औरतें दहशत से चीख रही थीं। मैंने कहा, कितने दीवाने लोग हैं, दौलत के लिए लड़ रहे हैं। मुझे ये बात मालूम थी। आदिल अख्तर ने कहा, तुम्हारी जहानत को मैं मान गया। ठीक है, ऐसी दौलत किस काम की जो इंसान को इंसान न रहने दे। और देखो, इन चमकदार सिखों ने सुर्ख लहू की कीमत किस कदर गिरा दी। आसमा ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और सिसकने लगी। कहने लगी, बहुत अफसोस, कल तक ये लोग कितनी मोहब्बत से एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक थे। हाँ मिस आसमा, दौलत का रंग ऐसा होता है। लेकिन अब हम यहाँ क्यों रुके हैं? यहाँ से निकल चलो, तमाशा खत्म हो गया, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। आसमा कहने लगी, हाँ मुझे भी वहशत हो रही है, यहाँ से निकलो। और फिर अचानक अल्बर्टो ने मुझे इशारा किया। हमने देखा पीछे से कुछ अफ्रीकी हबशी हाथों में तलवारें और नेज़े उठाए आगे बढ़ रहे थे। और फिर उन्होंने देखते ही देखते जैक और उसके ग्रुप को हिसार में ले लिया और फिर उन पर हमला कर दिया। जैक और उसके लोगों का असला पहले ही निहत्थे लोगों को मारने में गोलियां खत्म हो चुकी थी और फिर वो उन अफ्रीकी हबशियों के हाथों मारे गए। दौलत किसी के काम ना आ सकी। वो सब लोग दौलत के लालच में एक दूसरे के हाथों मारे जा चुके। वहां लाशें ही लाशें बिखरी थी। हम अफसोस से एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। तो देख लो मिस्टर अल्बर्टो, खेल खत्म हो गया। लेकिन अल्बर्टो मेरी तारीफ किए बगैर न रह सका। कहने लगा, तुम्हारे इस फैसले ने हमें हिम्मत बख्शी और हमारी जिंदगियां बच गईं। अगर हम भी दौलत का लालच करते तो शायद हम भी आज मारे गए होते। लेकिन हबशी वहां कैसे पहुंच गए? मैंने कहा, वो खजाना ले जाने वालों की तलाश में आए थे। वो यहाँ के रहने वाले हैं। वो जानते थे कि इन गारों में खजाना है और कोई उनका खजाना लूट कर ले जा चुका है। अब वो खजाना वापस ले जाने के लिए आए थे और फिर उन्होंने खजाना चोरी करने वालों को सजा भी दे दी। हमने वापसी का सफर शुरू किया। आसमा की हालत गोया खराब थी, लेकिन वो काफी हिम्मत से हमारा साथ दे रही थी। सफर सुस्त रफ्तारी से जारी रहा। यही कुदरत की मेहरबानी थी कि हमें शिकार मिलता रहा और भूख प्यास की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना पड़ी। सफर के 7वें दिन अल्बर्टो चीख पड़ा, शाहरुख मुबारक हो, हम आबादी के करीब पहुंच गए। यहीं से मैं पूरे वसूख से रास्ते की रहनुमाई कर सकता हूं। मैं इस इलाके में पहले भी आ चुका हूं। और दर हकीकत अल्बर्टो के इन अल्फाज से हमारे जिस्मों में नई जिंदगी दौड़ गई। बाद के 3 दिन का सफर बहुत तेजी से किया गया। सफर के आखिरी मराहिल में आसमा का बोझ मुझे अपनी कमर पर लादना पड़ा। अब उसमें चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह गई थी। और फिर तीसरे दिन हम नैरोबी में दाखिल हो गए। बेसरो सामानी की हालत थी, लेकिन बहरहाल हमने एक उम्दा से होटल में क़याम किया और जिंदगी में आखिरी बार होटल के इखराजात की अदायगी के लिए मैंने हाथ की सफाई दिखाई। मैंने होटल ही के एक मालदार शख्स को तलाश कर लिया
और बहरहाल मैं अपने फन का माहिर था। किसी को आज तक मालूम नहीं कि होटल में अदा होने वाली रकम कहाँ से हासिल की गई, लेकिन बहरहाल वो हम सब के काम आई और हम सब ने अपने अपने मुल्कों का रुख किया। आज आसमा मेरी बीवी है। हमारे 2 खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आसमा बदस्तूर अपनी एयरलाइंस में मुलाजिम है, अलबत्ता उसने होस्टेस की मुलाजमत छोड़ दी है और दफ्तर में ही काम करती है। मैं भी एक जगह पर मुलाजमत कर रहा हूँ। हमें एक छोटा सा खूबसूरत मकान भी मिला है और जिंदगी पुरसुकून गुजर रही है। हमें दौलत से बेइंतहा नफरत है। जो कमाते हैं वही खाते हैं और ऐश से जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए और हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।